मेरा नाम गौरव एलुवालिया है। मैं स्पोर्ट फिजियो हूँ, सीनियर स्पोर्ट्स फिजियो एलिट मैन बॉक्सिंग टीम का पटियाला से। अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया और स्पेशली सोहेल सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे ये ई लर्निंग का प्लेटफॉर्म दिया अपने अनुभव को शेयर करने के लिए। मेरा आज का टॉपिक है इंजरी प्रिवेंशन इन वुशु। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं इम्पोर्टेंस बताना चाहूंगा कि हम इंजरी प्रिवेंशन की बात करते हैं, बट इंजरी प्रिवेंशन जरूरी क्यों है, इम्पोर्टेंस क्या है उसकी। सबसे पहली इम्पोर्टेंस है कि जैसा हम सब जानते हैं कि परफॉर्मेंस एनहांस करना, मतलब परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंस है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमें जो भी हम ट्रेनिंग करते हैं उस ट्रेनिंग की वजह से जो भी ओवर यूज इंजरीज होती है कम करने के लिए हमें इंजरी प्रिवेंशन के तरीकों पे ध्यान देना चाहिए। तीसरी है टू रिड्यूस द एक्सटेंट एंड सीवियरिटी ऑफ इंजरीज, मतलब उसकी गहराई और उसकी जो जितनी भी मतलब गंभीरता है उसको कम करने के लिए इंजरी प्रिवेंशन के मेजर्स पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। अब की पॉइंट्स क्या है इंजरी प्रिवेंशन के, जैसा कि आप सब वुशु प्लेयर्स हैं, वुशु कोचेस हैं, कुछ पुराने भी हैं कुछ नए भी हैं, वो लोग जानते भी हैं, बट मैं थोड़ा सा इस प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं एक बेसिक आइडिया देना चाहता हूं आप लोगों को, जिससे आप जहां पे भी हैं लिमिटेड रिसोर्सेज में वो आप इन पॉइंट्स को सुन के पढ़ के आप अपने अपने तरीके से इंजरी प्रिवेंट कर पाएं, जो आपकी बेटर परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है टॉक विद द एथलीट। ये मेक श्योर करना है बीइंग कोच के, ये इम्पोर्टेंट है कोचेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपने ये मेक श्योर करना है और ये समझाना है अपने एथलीट को, उसके साथ इतना करना है कि वो आपसे बात करे अपनी किसी भी इंजरी के लिए या किसी भी फैमिली प्रॉब्लम के लिए। जब ट्रस्ट गेन होगा तो वो आपसे बात करेगा, इंजरी छुपाएगा नहीं, या किसी भी तरह का कोई पेन है या उसको रिगार्डिंग हिज बॉडी तो वो उस चीज को छुपाएगा नहीं और ये उसकी मदद करेगा इंजरी प्रिवेंट करने के लिए। मैं इंटरप्ट करने के लिए सॉरी। आप इस प्रेजेंटेशन के बाद जिसकी भी क्वेरी हो आप उस क्वेरी को बाद में पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक आप सब लोग अपना जो माइक है वो म्यूट रखिए प्लीज। थैंक्स फॉर योर कंसिडरेशन। दूसरा पॉइंट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा कि मैंने बोला कि ये मेरा एक अनुभव है, मेरा एक एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। जब भी हम कोई ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करते हैं या ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं या कोई कैंप स्टार्ट करते हैं, तो हमें वो स्टार्ट करने से पहले हमें जितने भी हमारे कैंपर्स हैं, प्लेयर्स हैं, उनका एक फिजिकल असेसमेंट करना चाहिए। जरूरी है कि वो लोग घर से आ रहे हैं या वो अपना ऑफ सीजन से आ रहे हैं। इस फिजिकल असेसमेंट को करने से क्या फायदा है? इस फिजिकल असेसमेंट को करने से हमें एक तो कोई अगर उनकी कोई पुरानी इंजरी है ड्यूरिंग रेस्ट या वो जो अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे वो उस बीच में जो उनको कोई इंजरी हुई है तो एक तो वो रूल आउट करने से हमें मदद मिलती है, और अगर कोई पुरानी इंजरी नहीं है तो हमें ये पता चलता है उनकी बॉडी से कि उनके फिजिकल असेसमेंट से कि हमें उनको कितना ट्रेनिंग लोड देना है स्टार्टिंग में, हमने कहाँ से शुरुआत करनी है। और ये पोस्ट कैंप या पोस्ट एक टारगेट कर सकते हैं हम 1 मंथ या 2 मंथ या 3 मंथ का, कि हम उसके बाद भी उनका एक पोस्ट ट्रेनिंग असेसमेंट ले सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमने क्या चीज अचीव की है, कितना हमने उनकी स्ट्रेंथ पे काम किया है, कितना हमने वेट ट्रेनिंग पे किया, कितनी उनकी टेक्निक पे। तो ये इंजरी प्रिवेंशन के लिए एक सेकंड इंपॉर्टेंट मोस्ट पॉइंट है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अवॉइडिंग डिहाइड्रेशन एंड ओवरहीटिंग। हमारे एथलीट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारा ये एक वुशु जो है वेट शांशु में, इसमें वेट रिडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वेट कैटेगरी में रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे कुछ प्लेयर्स में जो मैंने अनुभव किया है कि हमारे कुछ प्लेयर्स में होता है कि पानी पीने से भी वेट बढ़ता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप पानी ज्यादा पियेंगे तो बल्कि आपको मैं अगली स्लाइड में दिखाऊंगा कि वेट लॉस में भी मदद मिलती है। आप ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने फ्लूइड लेवल को मेंटेन करें, आप अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट ना होने दें। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई तो आप मसल क्रैम्प आएंगे और आप इजीली इंजर्ड होने के चांसेस रहते हैं। अब
हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स हैं कि भाई हम डिहाइड्रेट कैसा है प्लेयर, तो हम कैसे पता करते हैं, बट हम एक लेमन टर्म में हम प्लेयर्स को समझ में आए, आपने ये ध्यान रखना है कि आपका यूरिन येलो नहीं आना चाहिए। अगर आपका यूरिन येलो है दैट मीन्स कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, आपको जरूरत है पानी पीने की। इस थर्ड पॉइंट का सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्लिमेटाइज टू द कंडीशंस। जो आपकी ट्रेनिंग कंडीशंस है, जैसे आप सपोज अब तो ज्यादातर इंडोर गेम्स होते हैं, इंडोर ट्रेनिंग्स होती हैं, इंडोर ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, विंटर्स में हीटर भी चलते हैं, समर्स में एसी चलते हैं, लेकिन फिर भी हॉस्टल से ट्रेनिंग वेन्यू जो होता है वो थोड़ा दूर होता है। मान लीजिए समर है, तो आपने क्या करना है कि आपने जब आप रूम से निकलेंगे तो वाटर इनटेक करके निकलें, साथ में आप अपने बॉडी को कवर अप करके निकलें, जिससे आप सन रेज से आपकी स्किन टैन ना हो, आप सनस्क्रीन लगा सकते हैं। और साथ में आपका जो ट्रेनिंग एनवायरनमेंट है, जो कंडीशंस है, ट्रेनिंग कंडीशंस है जिसमें आपने अपनी ट्रेनिंग करनी है, उसके आप साथ में आपको उसको उसके सामंजस्य बैठाना है, कोऑर्डिनेशन बैठाना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी पूरी तरह से सामंजस्य बिठा पाएगी तो आप सारी कंडीशंस को हैंडल कर सकते हैं आराम से। ये एक स्लाइड है एडिक्वेट हाइड्रेशन, मतलब अगर हम पानी ज्यादा पी रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, तो उससे क्या क्या फायदे होते हैं। पानी जो है 85% ऑफ ब्लड बनाता है, 75% मसल्स में ये पूरा उसका मोबाइल रखता है मसल्स को। जितने भी हमारा ट्रेनिंग से या मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में बनते हैं, ये उनको रिमूव करने में, उनको वॉश आउट करने में हेल्प करता है। पानी की मदद से हम जो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जितने भी हमें खाने से मिलते हैं, हम उन चीजों को इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं अगर हम अच्छा पानी पी रहे हैं। और पानी हमें फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करता है बहुत ज्यादा। बोन्स को बनाने में भी पानी बहुत हेल्प करता है, 22% लिखा हुआ है जैसे इसमें स्लाइड में। और ऑक्सीजन को मोशन करता है सांस लेने के लिए, जिससे हम सांस लेने में हमें इजी रहता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पानी जितना हम अच्छा पियेंगे, मसल में पानी रहता है, आपको पता होगा कि 75 to 85% मसल में पानी होता है। तो हम जितना भी लोड लेते हैं मसल पे और जॉइंट पे, तो पानी उसका कुशन का काम करता है, वो मसल को मतलब टीयर नहीं होने देता है। अगर आपने अच्छा पानी पिया हुआ है, अच्छा आप हाइड्रेट है, बॉडी आपने हाइड्रेट की हुई है अच्छे से। इसमें ही नेक्स्ट पॉइंट है यूज सन प्रोटेक्शन। जैसे मैंने बोला कि हम आउटडोर के लिए जाते हैं, हम ट्रेनिंग वेन्यू के लिए, अपने ट्रेनिंग सेंटर के लिए जा रहे हैं, तो हमने क्या ध्यान रखना है हमेशा कि सन प्रोटेक्शन लेनी है। हम अपनी बॉडी को कवर अप करके रखें, डायरेक्ट सन के उसमें आने से बचें। हैट वियर कर सकते हैं सर पे, ठीक है, जिससे हम हीट स्ट्रोक से बचे रह सकते हैं। अगर कोई सनस्क्रीन अप्लाई कर सकता है, अगर किसी को कोई इरिटेशन नहीं है तो वो सनस्क्रीन अप्लाई कर सकता है। और कोशिश करें, ये एक मैं जो एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, दैट डजंट मीन के मतलब आपको ये पूरा ही फॉलो करना है कि भी ट्रेनिंग बिटवीन 10 AM to 2 PM आपने अवॉइड ही करनी है। ये डिपेंड करता है कंडीशन, क्लाइमेट और सिटी के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से क्या कैसा एनवायरनमेंट है। बट ड्यूरिंग बोला जाता है कि समर्स 10 AM to 2 PM ट्रेनिंग अवॉइड करनी चाहिए। इसका नेक्स्ट पॉइंट है वियर अप्रोप्रिएट क्लोथिंग। जैसे मैंने बोला था कि समर्स में या विंटर्स में अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है या आपकी बॉडी ओवर एक्सपोजर हो चुका है हीट का या कोल्ड का, तो एक्सरसाइज करने का फायदा नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप इंजर्ड हो सकते हैं। तो आपने हमेशा से ध्यान रखना है कि आपने अच्छे क्लॉथिंग करनी है। क्लॉथिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जो फ्री हो, जिसमें गर्मियों में अगर आप उसको फ्री ले रहे हैं, लाइट पहन रहे हैं, लाइट क्लॉथिंग पहन रहे हैं, तो वो आपके स्वेट को, आपके पसीने को परमिट करे वो सूखने के लिए, या हवा से वो सूख जाए इजीली। और अगर सर्दियों की बात है तो सर्दियों में आप ऐसे कपड़े पहनो, ढक के रखो अपने को, कि वो आपकी बॉडी को गर्म करे, जिससे आपको वार्म अप में बॉडी को अपने आप को पुल ना करना पड़े वार्म अप के लिए। ये स्लाइड है प्रॉपर क्लॉथिंग और राइट चॉइस ऑफ इक्विपमेंट की। क्लॉथिंग की मैंने अभी बात की, अभी मैं आगे इक्विपमेंट की बात करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर वार्मिंग अप एंड कूल डाउन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मेरे 10 से 12 साल के स्पोर्ट्स कैरियर में मैं जो मतलब पर्सनली फील करता हूँ कि एज ए प्लेयर भी और
एज ए कोच भी हमें इन दोनों चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम प्रॉपर वार्म अप और प्रॉपर कूल डाउन कर रहे हैं और हम इंजरी प्रिवेंट कर रहे हैं, तो हमारे इंजरी के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं, मैक्सिमम से मिनिमम पे पहुंच जाते हैं हम लोग। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये आपके, मैं वुशु के साथ भी रह चुका हूँ, फॉलो भी करता हूँ। हमारा एक बहुत अच्छा प्लेयर है, स्टार प्लेयर है भानु। एशियन गेम्स में वो इंजरी की वजह से गोल्ड मेडल जीत सकता था, आई गेस सिल्वर मेडल पे रुक गया। और उसका खुद का स्टेटमेंट था कि अगर मैंने इंजरी को ढंग से रिहैब किया होता या देखा होता, मैंने अपने फिजियो की बात अच्छे से मानी होती, तो शायद मैं गोल्ड मेडल ले सकता था। तो ये आज इस प्रेजेंटेशन का मकसद भी यही है कि आपको एक बेसिक आइडिया दिया जाए कि जिससे आपके मन में वो काश वाला जो चीज है वो ना रहे आगे, आप इससे कुछ आपको मदद मिले। तो सबसे पहले प्रॉपर वार्म अप क्यों जरूरी है? जैसे हम अपनी घर में हमारे पास 2 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं, जैसे हम किसी भी 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर को जब स्टार्ट करते हैं तो हम एकदम से उसमें गियर डाल के चलने लगते हैं, हम पहले उसको गर्म करते हैं। सेम ऐसी हमें अपनी बॉडी को ट्रेनिंग देनी है, अब स्ट्रेनस एक्सरसाइज करानी है या स्ट्रेनस ट्रेनिंग करानी है, तो उसके लिए हमें पहले बॉडी को गर्म करना बहुत जरूरी है, जिससे मसल और जॉइंट्स जो हैं वो मोबाइल हो जाएं, यूज टू हो जाएं उस ट्रेनिंग करने के लोड के लिए। तो हम इसमें एक जनरल वार्म अप कर सकते हैं। वो कैसा है कि 5 मिनट आप जॉगिंग या साइकिलिंग करें, 5 से 10 मिनट, जब बॉडी आपकी थोड़ी गर्म हो जाए। लेमन टर्म में हम बात करते हैं कि आपको हल्का सा, अगर समर्स हैं तो हल्का सा फोरहेड पे पसीना आ जाए, आपकी जो दिल की धड़कन है वो थोड़ा बढ़ जाए। जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है, रैम्प प्रोटोकॉल है ये। रैम्प प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? इसमें आर से रेज योर हार्ट रेट, मतलब आपके दिल की धड़कन बढ़ानी है आपको, इस पेस पे आपने जॉगिंग या साइकिलिंग करनी है। ए से एक्टिवेट योर मसल, एम से मोबिलाइज योर जॉइंट। मतलब आपने क्या करना है, जब आप साइकिलिंग और जॉगिंग कर लिया आपने, उसके बाद आपने अपने मसल्स को और अपने जॉइंट्स को एक्टिवेट करना है, मोबिलाइज करना है। कोई भी डायनेमिक मोबिलाइजेशन कहते हैं इसको हम, डायनेमिक वार्म अप, वो करना है। ठीक है, 5 से 10 मिनट टोटल वार्म अप जो है 20 से 30 मिनट का होना चाहिए, बट पर्सन टू पर्सन, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, हैवी वेट और लाइट वेट के लिए। और पी से है पोटेंशिएट मसल फॉर वुशु स्पेसिफिक एक्सरसाइज। पोटेंशिएट का मतलब क्या है? आपने एक्स्ट्रा पावर जनरेट करनी है, क्योंकि आपने वुशु स्पेसिफिक ट्रेनिंग करनी है। तो आपका जो 10 मिनट, लास्ट के 10 मिनट का जो वार्म अप है वो आपका वुशु स्पेसिफिक होना चाहिए। सपोज आपने ताउलू है या शांशु है, ताउलू में आपने जंप करना है, आज आपने कोई डिग्री पे आपने कुछ लिफ्ट मारना है, कुछ करना है, तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक वार्म अप, मतलब आपने जंपिंग एक्सरसाइज करके देखना है। सपोज आज आपने शांशु में किकिंग करना है, तो आपको किकिंग का आपने हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करना है अच्छे से, पूरा हैमस्ट्रिंग स्पेसिफिक, और मूवमेंट करने हैं आपने, रोटेट करना है, पिवट बनाना है। तो ये स्पेसिफिक वार्म अप है जो लेटर ऑन जनरल से स्पेसिफिक पे जाना है। उसके बाद जब आप अपना पूरा स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर लेते हैं, ट्रेनिंग कर लेते हैं, तो एक्टिव कूल डाउन बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्टिव कूल डाउन 15 से 20 मिनट का होना चाहिए, क्योंकि हम जितना अच्छा वार्म अप करेंगे, अगर हम कूल डाउन नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे जो बॉडी में मसल्स में जो स्ट्रेनस एक्सरसाइज और ट्रेनिंग के थ्रू जो लैक्टेट जमा हुआ है मसल में, जो आगे जाके अगर हम कूल डाउन नहीं करेंगे तो वो मसल टीयर कर सकता है, बॉडी पेन कर सकता है। वो उस लैक्टेट को वॉश आउट करने के लिए, उसको नॉर्मल उसमें लाने के लिए और नेक्स्ट सेशन के लिए हमें ये कूल डाउन, एक्टिव कूल डाउन करना बहुत जरूरी है। इसमें भी आप 5 से 10 मिनट स्लो जॉगिंग या साइकिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप एक्टिव, अगर आपको टाइटनेस फील होती है किसी पर्टिकुलर मसल में, तो आप एक्टिव स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। ध्यान रखना है, पैसिव नहीं करना है, क्योंकि आपकी बॉडी स्ट्रेनस वर्कआउट की वजह से पूरा बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन, जॉइंट्स का ब्लड सर्कुलेशन, मसल्स का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ चुका है और वो लैक्स हो चुके हैं जॉइंट्स। अगर आप पैसिव स्ट्रेचिंग पे जाएंगे तो इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं इंजरी प्रिवेंशन की, बट अगर हम पैसिव कूल डाउन करते हैं या पैसिव स्ट्रेचिंग करते हैं तो इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि जो एक कूल डाउन करना है आपने, ये आपने एक्टिव करना है। और अगर आपको लगता है कि आपकी कोई मसल या जॉइंट टाइट है, तो आप अपने फिजियो से या अपने मेडिकल स्टाफ से बात करके, मैस्यो से, वो आप उसको बाद में लेटर ऑन वर्कआउट के बाद उससे डिस्कस करके आप वो चीज रेक्टिफाइड कर सकते हैं। नंबर 5th पॉइंट है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज ये अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंजरी प्रिवेंशन के लिए।
क्या होता है जब हम एक तरह का वीक का हमारा वर्कआउट शेड्यूल रहता है, ट्रेनिंग शेड्यूल रहती है, अगर हमारा जो रेस्टिंग टाइम है हमें उसमें जिसमें एक्टिव रेस्ट देना है, ध्यान रखिएगा अब हमारा जो स्पोर्ट्स है वो साइंटिफिकली चेंज हो चुका है। हम लोग अब पैसिव रेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग एक्टिव रेस्ट करते हैं, जिससे हमारा माइंड और बॉडी एक्टिव स्टेट में रहे और नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन के बाद हम लोग एक्टिव रहे। तो जो हमारा ये जो एक्टिव रेस्ट का सेशन है, सपोज आप 3 या 4 सेशन के पास एक सेशन ऑफ करते हैं, या उससे एक सेशन पहले आप कोई गेम खेलते हैं, तो ये गेम का इंपॉर्टेंस क्या है, वो रिक्रिएशनल एक्टिविटी का इंपॉर्टेंस क्या है, और वो रिक्रिएशनल एक्टिविटी आपकी वुशु ट्रेनिंग से अलग क्यों होनी चाहिए। क्योंकि जब हम वुशु ट्रेनिंग करते हैं शानशु की या ताउलू की, तो उस ट्रेनिंग में क्या होता है कि हम एक ही मसल्स पे, एक ही तरह के जॉइंट्स पे बार बार लोडिंग कर रहे हैं कि हमने किकिंग करनी है, हमने पंचिंग करनी है, हमने थ्रो करना है, बैक मसल्स को यूज करना है, या हमने लिफ्ट करना है, या हमने वेपन्स चलाने हैं, शोल्डर रोटेट करना है। तो क्या होता है कि बॉडी को उस वर्कआउट के बाद बॉडी को एक जैसे हम लोग को घर में क्या होता है, हम एक तरह का खाना खाते खाते ऊब जाते हैं, हमें टेस्ट चेंज करने के लिए कुछ चाहिए होता है। सेम बॉडी का भी है, बॉडी को भी अब इंजरी प्रिवेंशन के लिए उसकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज चेंज करनी हमने बहुत जरूरी है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के थ्रू हम डिस्क खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, लेग क्रिकेट खेल सकते हैं। अगर हमें इंजरी, अभी हमें लगता है कि फुटबॉल में ज्यादा इंजरीज होती हैं, तो हम कुछ ऐसा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को यूज कर सकते हैं जिससे वो जो ओवरलोड मसल्स हो रही हैं उनको रेस्ट मिले और दूसरी मसल एक्टिव हो, और उससे हमारा माइंड भी थोड़ा रिक्रिएशन में, हमारा माइंड भी रिलैक्स होता है। तो ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 6 पॉइंट है एडिक्वेट रिकवरी। एडिक्वेट रिकवरी क्या है, मतलब हमें पर्याप्त मात्रा में रिकवरी करनी चाहिए जब भी हमें रेस्ट मिले। आजकल एक गैजेट है जो आप सभी के पास है, मोबाइल और गैजेट या जो भी ये बेनिफिट्स हैं, इसको क्रिएटिव लेना या डिस्ट्रक्टिव लेना हम पे ही डिपेंड करता है। अगर हमें नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे या 7 बजे ट्रेनिंग करनी है और हमारी नींद प्रॉपर नहीं हुई है, या हमने पर्याप्त मात्रा में आराम नहीं किया है, तो हमारा क्या होगा, हमारा सुबह फोकस हट जाएगा ट्रेनिंग से, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे ट्रेनिंग पे, हम लोग वार्म अप नहीं कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, वार्म अप के बाद हमें अगर कोई हमारे कोच बोल रहे हैं कि भी ट्रेनिंग करना है, ये टेक्निक को यूज करना है, तो हम लोग हमारा फोकस हट जाता है ट्रेनिंग में। तो वो फोकस हटने से क्या है कि हम इंजरी की तरफ बढ़ सकते हैं, हमें इंजरी हो सकती है कि हमने ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं दिया। हम सपोज हमने पंच मारा, लैंड करना था वो, बट वो लैंड नहीं हुआ प्रॉपर, आर्म्स नहीं खुले उसके, एल्बो पूरी एक्सटेंड नहीं हुई। तो इसलिए एडिक्वेट रिकवरी बहुत जरूरी है। इसकी एडिक्वेट रिकवरी में कूल डाउन का भी इंपॉर्टेंट है। कूल डाउन के बाद आपको लगता है टाइटनेस है, जैसे मैंने पहले बोला, तो आप मसाज ले सकते हैं, हॉट वाटर फर्मेंटेशन ले सकते हैं, कंट्रास्ट बाथ ले सकते हैं, आइस बाथ कर सकते हैं, जिससे आप नेक्स्ट सेशन के लिए, नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन के लिए या नेक्स्ट डे के लिए आप प्रिपेयर हो जाएं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉपर न्यूट्रिशन। एथलीट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसे ही नींद जरूरी है वैसे ही सबसे ज्यादा जरूरी है न्यूट्रिशन। जैसा कि मैंने बोला कि हमारा ये वेट, शांशु में वेट कैटेगरीज होती हैं, तो हमें अपने वेट में रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंपटीशन में भी, ट्रेनिंग में भी। बट अगर हम वेल बैलेंस डाइट ले रहे हैं जिसमें फ्रूट, वेजिटेबल्स, लीन प्रोटीन है, और हम अपने डाइट शेड्यूल को मेंटेन कर रहे हैं, कुछ प्लेयर्स में मैंने देखा है आदत होती है कि वो ब्रेकफास्ट अच्छा करते हैं तो लंच स्किप करते हैं, अगर फिर डिनर करते हैं। बहुत सारे प्लेयर्स मैंने देखा है कि वो ब्रेकफास्ट लाइट करेंगे, लंच हैवी करेंगे, डिनर स्किप करेंगे। तो हमें ये जो हैबिट्स है हमारी, इनको कंट्रोल करना चाहिए, और हमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों चीजें प्रॉपर करनी चाहिए। चाहे उसका अमाउंट आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट से या डाइटिशियन से कैलकुलेट करके आप कर सकते हो कि मेरी ये वेट कैटेगरी है, मुझे इस वेट कैटेगरी में रहना है, 1 या 2 किलो ऊपर चलेगा। और आपने अगर वेट रिड्यूस भी करना है विद प्रॉपर न्यूट्रिशन, विद प्रॉपर शेड्यूल, आपने वेट रिड्यूस करना है, तो वो आप पूरी डाइट शेड्यूल फॉलो करके करना है, आपने अपनी उसको मेंटेन करना है। और ईटिंग हैबिट अच्छी होनी चाहिए, गर्म खाना खाइए। आप सपोज आप रूम में लेके जा रहे हैं खाना, तो ठंडा हो जाएगा, उस ठंडे खाने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो डाइजेस्ट लेट होगा, तो वो उसके न्यूट्रिएंट्स हमें कुछ मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। तो ये प्रॉपर न्यूट्रिशन और ईटिंग हैबिट जो है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे वुशु गेम में के लिए भी। 8 पॉइंट है इसमें, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, प्रोटेक्टिव एंड डेमो इक्विपमेंट लाइक
हम इंजरी प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? जैसे क्लोथिंग की बात की थी, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में हमारे आ जाते हैं वूशू शांशू में हेड गार्ड्स, शिन पैड्स, शिन पेन को या शिन पे लेग पे चोट को बचाने के लिए। शूज हमारे प्रॉपर होने चाहिए। सपोज हमने अगर ताउलू में डेमो जो हम शूज पहनते हैं, अगर हमने वो शूज में हम यूज टू नहीं है हमारा पैर, तो हमारा एंकल टेस्ट हो सकता है। हमने अगर लैंडिंग प्रॉपर टेक्निक नहीं की तो उससे हमें इंजरी मिल हो सकती है। सपोज आपका वेपन्स जो हैं, जैसे ताउलू में डेमो करने के लिए वेपन्स होते हैं, अगर वेपन्स आपके कोई अगर लूज है किसी का भाला, तो ये एक्सटर्नल इंजरी के तौर पे हमें वो वेपन्स डैमेज कर सकते हैं, इंजरी कर सकते हैं। सेम हमारे चांशू में हमारे ग्लव्स हैं, अगर ग्लव्स की जो वेलक्रो स्ट्रिप्स है अगर वो टाइट नहीं है और प्रॉपर फिक्स नहीं है, तो वो अपोनेंट पे या हमें भी इंजर्ड कर सकती है, अब्रेजन्स हो सकते हैं। चेस्ट गार्ड, अगर कोई हमें हिट कर रहा है अपोनेंट और हमारा चेस्ट गार्ड अगर अच्छा नहीं है, वीक है, बहुत ज्यादा कहीं से टूटा फटा है, तो वो हमें बहुत ज्यादा डीपली इंजर्ड कर सकता है। माउथ गार्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गम्स के लिए, वो आप सब लोग जानते ही हैं कि कस्टमाइज्ड माउथ गार्ड्स होने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें वो हमारे गम्स को बचाते हैं एक्सटर्नल फोर्स से। तो ये सब चीजें जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंजरी प्रिवेंशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है एम्फसाइज प्रॉपर टेक्निक। अब ये बहुत अच्छी सेइंग है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने इसलिए यहाँ पे शो किया है कि देयर इज ऑलवेज ए करेक्ट वे एंड ए रॉन्ग वे ऑफ डूइंग थिंग्स। हमारे कोचेस प्लेयर्स को बोलते हैं, हमारे प्लेयर्स को, कि आपने सपोज पंच मारना है तो आपका जो पूरा नक्कल है पूरा लैंड करना चाहिए, पूरी एल्बो खुलनी चाहिए शोल्डर से और हिप से फोर्स आना चाहिए। वो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि हर चीज को करने के दो तरीके हैं, एक सही तरीका, एक गलत तरीका। बात हम यहाँ पे कर रहे हैं इंजरी प्रिवेंशन की वुशु में। तो अगर हम टेक्निक हमारी सही होगी, अगर हमारा तरीका सही होगा किक करने का, थ्रो करने का, पंच करने का, हम सारे मसल्स को, सारे जॉइंट्स को जो भी उसमें इन्वॉल्व हैं, हम उनको अगर सही तरह से कोऑर्डिनेट करके उनको मूव कर रहे हैं, तो हमें इंजरी होने के चांसेस कम होंगे। सेम ताउलू में भी हम अपने बैलेंसिंग, अपने नी को, अपने हैमस्ट्रिंग्स को, हमें कब जंपिंग की टेक्निक क्या है हमारी, आपके कोचेस हमें बताते हैं प्लेयर्स को कि भाई जंपिंग करनी है, ऐसे करनी है, आपने यहाँ पे लिफ्ट मारना है, यहाँ पे आपको टच होना चाहिए, ठीक है। वो प्रॉपर टेक्निक जो है, करेक्टिव टेक्निक जो है, आपको इंजरी प्रिवेंशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए बार बार टेक्निक पे फोकस किया जाता है। टेक्निक आप अपने कोचेस से वीडियो बना के अपनी ट्रेनिंग का आप अपने कोचेस से डिस्कस कर सकते हैं दोनों में। और मैंने देखा है कैंप में, इंडिया कैंप में करते भी हैं लोग। तो ये इंजरी प्रिवेंशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। ये लास्ट पॉइंट है, आई गेस मैं ज्यादा तेज नहीं जा रहा हूं और सबको समझ में आ रहा है। ये लास्ट पॉइंट है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिकॉग्नाइज इंजरी एंड गेट अर्ली हेल्प। हम जब भी हम कैंप में नए आते हैं, मैं एज ए प्लेयर फील करके बोल रहा हूँ, जब भी हम कैंप में नए आते हैं तो हमें होता है कि हम इंडिया कैंप मिला है, हमने इतनी मेहनत की है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से, स्टेट लेवल से, हम नेशनल में आके, नेशनल कैंप में आके मेहनत कर रहे हैं। तो हमें वो कैंप, वो उस चीज का कि हमें मेडल लाना है या बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, ट्रायल्स में सिलेक्ट होना है, उस चीज का इतना प्रेशर रहता है। और इस चीज की वजह से हम क्या करते हैं, हम बहुत बार अपनी छोटी छोटी इंजरीज को नजरअंदाज कर जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत है माय फ्रेंड्स। मैं हमेशा ये बिलीव करता हूं कि अगर आपने वो छोटी चीज को वहीं रेक्टिफाइड कर दिया तो छोटी चीज कभी बड़ी में कन्वर्ट नहीं होगी। और आप बड़ी में, अगर बड़ी इंजरी नहीं बनेगी तो आपको अपनी ट्रेनिंग, आपको अपना ट्रायल्स, आपको अपना कंपटीशन कभी मिस नहीं करना पड़ेगा। तो हमेशा, जैसे मैंने पहला पॉइंट बोला था कि हमारे कोचेस के लिए भी है, करते भी हैं वो लोग, मैंने देखा है कि आपको अपने प्लेयर से बात करनी है, उसमें उनमें ऐसा स्ट्रॉन्ग बिलीव डेवलप करना है, एक ऐसा बॉन्डिंग करनी है कि वो आपसे कोई किसी भी तरह की कोई भी चीज शेयर करें। और इंजरी से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंजरी, कि छोटी सी भी कोई इंजरी हो और इस इंजरी को आपने अपने कोचेस से शेयर करना है, अपने सपोर्ट स्टाफ से, फिजियो से शेयर करना है, जिससे वो इंजरी अगर बहुत ज्यादा सीरियस हो सकती है तो वहीं के वहीं उसको रेक्टिफाइड किया जाए, नहीं तो उसका वहीं के वहीं छोटा सा सोल्यूशन से ट्रीटमेंट हो जाए, जिससे आपकी ट्रेनिंग सेशंस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेली के डेली आपको हमें कस्टमाइज करना होता है ट्रेनिंग लोड के लिए। तो एक एक ट्रेनिंग सेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हम मिस कर नहीं कर सकते अपनी कंडीशनिंग के लिए। तो वो ट्रेनिंग सेशन मिस ना हो,
और हम बड़ी इंजरी ना हो, जिससे हमारा कोई भी ट्रायल या कोई भी मेन इवेंट जो है, मेजर इवेंट जो है वो मिस ना हो। और सबसे बड़ी बात है, इंटरनेशनल लेवल पे आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएं, ठीक है, और सीवियर इंजरी से बच पाएं। सबसे बड़ी चीज है, जैसे हमने महसूस किया है कि भाई नेशनल कैंप में तो सबको फैसिलिटी मिल जाती है और बहुत बार जूनियर कैंप में भी मिल जाता है, बट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं या स्टेट लेवल पे हैं जो प्लेयर्स जो इंडिया कैंप में नहीं आ पाए हैं किसी वजह से, उनको क्या करना चाहिए इंजरी प्रिवेंशन के लिए? तो उनको, या जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोचेस मेहनत कर रहे हैं एक प्लेयर को बनाने में, बेसिक्स को उसको इम्प्रूव करने के लिए, बट उन्हें हिंड्रेंस फेस करना पड़ता है, मतलब रुकावट फेस करनी पड़ती है कि प्लेयर को इंजरी हो गई है, बेसिक हमें फर्स्ट एड हो गया, हमें समझ नहीं आ रहा कि कब भेजना है, डॉक्टर्स की हेल्प, मेडिकल हेल्प कब लेनी है हमें। तो उसका सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब आपको लगातार पेन हो ट्रेनिंग के बीच में भी और ट्रेनिंग के बाद में भी, अगर आपको फील हो रहा है पेन है और मेरा पेन ठीक नहीं हो रहा है, बहुत लंबा टाइम हो गया है, तो आपको हमेशा जल्दी से जल्दी अपने आसपास के किसी भी मेडिकल स्टाफ से हेल्प लेनी है, चाहे वो स्पोर्ट फिजियो हो, चाहे वो डॉक्टर हो, जो भी हो, जल्दी से जल्दी बात करें उससे, आपके प्लेयर को है अगर कोई प्रॉब्लम इसमें से। और सेकंड पॉइंट है, अगर आपके जॉइंट के अराउंड या मसल में कोई स्वेलिंग है जो कंटिन्यू है या नई स्वेलिंग आई है, और वो जैसा आप आइस राइस प्रोटोकॉल जानते हैं कि भाई आपने रेस्ट देना है, आइस करनी है, उसके बाद भी वो स्वेलिंग दूर नहीं हो रही है, आप लगातार उसको आइसिंग कर रहे हैं, रेस्ट दे रहे हैं, तो आपने उस कंडीशन में भी आपके प्लेयर के लिए या अपने लिए, प्लेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने मेडिकल हेल्प के लिए जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करना है। तीसरी चीज क्या है, रिकरेंट इंस्टेबिलिटी जॉइंट में। रिकरेंट इंस्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि आपका जॉइंट आपको वीक लग रहा है, आपको मतलब ज्यादा सीवियर है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो जॉइंट है वो कहीं निकल ना जाए, जैसे ज्यादातर नी में लगता है, लिगामेंट मेनिस्कस इंजरी में, लिगामेंट इंजरी में। तो जब आपको ऐसा फील हो तो आप जल्दी से जल्दी अपने आसपास किसी मेडिकल स्टाफ से या आप उससे हेल्प ले सकते हैं। नंबर चौथा पॉइंट है पेनफुल पॉप्स, मतलब लेमन टर्म में उसको बोले नॉर्मल भाषा में कि कड़क कड़क की आवाज आना, कटकट की आवाज आना। कटकट की आवाज अगर पेनफुल नहीं है, अगर कटकट की आवाज में पेन नहीं होता है, तो दैट मीन्स कि वो वीकनेस की वजह से, जैसे जैसे हम मसल पे अपनी स्ट्रेंथ पे काम करेंगे तो वो कटकट की आवाज चली जाएगी ऑटोमेटिक। अगर कटकट की आवाज जो है पेनफुल है और वो आपको परेशान कर रही है, आपके दिमाग में उसने एक शक डाल रखा है कि भाई यहाँ पे मुझे पेन हो रहा है इस कटकट की आवाज की वजह से, ये कटकट होने की वजह से, तो आपने अपने मेडिकल स्टाफ से आसपास के जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करना है। नंबर लास्ट पॉइंट है पेन जो कि रेस्ट के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बॉडी रेस्ट के बाद भी उस पेन को ठीक नहीं कर पा रही है, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक पावर भी होती है कुछ चीज हील करने की, लेकिन क्योंकि हम लोग प्लेयर्स हैं और हम लोग कोचेस हैं, हमको अपने प्लेयर्स को परफॉर्म कराना है, उनको स्ट्रेनस एक्सरसाइज देनी है, रूटीन फॉलो कराना है, इवेंट्स के लिए तैयार करना है, तो कुछ चीजें हमें जो है हमें वो जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करनी होती है। तो अगर रेस्ट और नॉर्मल फर्स्ट एड के बाद भी वो पेन जा नहीं रहा है, रेस्ट को रिस्पॉन्स नहीं करना है, तो हम जल्दी से जल्दी हमें वो मेडिकल हेल्प लेनी है। इसी के साथ ही मैं थैंक यू कहना चाहूंगा आप सब लोगों का, और जिसकी भी कोई क्वेरी हो तो गौरव जी प्लीज अनम्यूट करके एक एक करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर टाइम शॉर्ट रहेगा तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर भी ले सकते हैं, मुझसे आप बाद में भी 1-to-1 पूछ सकते हैं अगर आप यहाँ पे पूछ नहीं पाए किसी कारणवश। गौरव जी अनम्यूट कर दीजिए। हेलो सर। हेलो हाँ जी, अनम्यूट कर सर। दीजिए क्वेरी हो तो।
सर ये मेंटल स्ट्रेन और स्ट्रेस के बारे में कुछ बता सकते हैं, वो उसका रोल क्या है ये इंजरी में? सर सबसे बड़ी बात क्या है कि हम जब भी कोई वर्कआउट करते हैं या चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो, जब भी हम कुछ सोचते हैं या जब भी हम कोई फिजिकल चीज करते हैं तो क्या होता है, हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है, और फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारा न्यूट्रिशन प्रॉपर होना बहुत जरूरी है, नींद बहुत जरूरी है, जैसा मैंने अपनी अपनी स्लाइड्स में बताया। तो ये सब चीजें अगर हम फॉलो करेंगे, ट्रेनिंग में हमारा फोकस अच्छा रहेगा, एडिकेट रिकवरी रहेगी, तो हम ये मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस ट्रेनिंग लोड की वजह से होता है। थैंक यू सर। वेलकम सर। सर हाँ जी सर अभी सीनियर नेशनल में सीनियर प्लेयर को ज़्यादा इंजरी होता है शोल्डर में। हाँ जी शोल्डर का इंजरी ज़्यादा होता है, उसका को क्या करना पड़ता है? संगवेश जी सर, शायद आपका क्वेश्चन है ये। हाँ जी, वो शोल्डर का बहुत इंजरी होता है सर सीनियर में। संगमेश जी, शोल्डर इंजरी होने का चांसेस यही है, जैसे मैंने अपनी स्लाइड्स में दिखाया कि शायद हमारे प्लेयर्स प्रॉपर वार्म अप नहीं कर पा रहे हैं और उनके शोल्डर वीक हैं, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई है उनकी, जिसकी वजह से उनको बार बार उस शोल्डर पे लोड आता है, उनका रिहैब अच्छा नहीं हुआ है, फिजियोथेरेपी उनका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हुआ है, और उन्होंने पूरा रिहैब करे बगैर वो अपना गेम में जल्दी वापस आ गए हैं। जैसा मैंने बोला कि भी स्ट्रेस होता है कि परफॉर्म करना है, हमने जल्दी से जल्दी कैंप में जाना है या नेशनल खेलनी है, तो जब तक वो प्रॉपर रिहैब नहीं होगा, उसमें प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं आएगी ट्रेनिंग की और कंपटीशन की, तो तब तक वो शोल्डर इंजरी होती रहेगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो प्रॉपर रिहैब करें, उनको टाइम देना है कि भाई आप पहले अपनी इंजरी ठीक करो, बजाय बार बार इंजरी होने से तो वो सीवियर इंजरी में कन्वर्ट हो। तो पहले आप अपनी इंजरी ठीक करके स्ट्रेंथ बढ़ाओ, फिर उसके बाद कंपटीशन खेलो। थैंक यू सर। हमने लॉन्ग टर्म सोचना है हमेशा संगेश जी, शॉर्ट टर्म नहीं सोचना है। ओके सर, थैंक यू सर। भाई जी नमस्कार। कैसे हैं मनोज? नमस्कार बढ़िया भाई जी, बढ़िया भाई जी। मैं ये पूछ रहा था, हमारी जो बैक पेन होता है ना, हमें बैक इंजरी, ये ऑलमोस्ट हमारे सभी प्लेयर्स को, इंटरनेशनल प्लेयर्स को, सभी को, मेरे को भी है। हाँ जी, हाँ इसमें जी। किसी की नस, इसका मतलब डॉक्टर ऑपरेशन ही बोलता है, और मतलब इसका क्या इलाज है? मनोज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। बैक इंजरी का सबसे, मैंने अपनी स्लाइड्स में यही वो बेसिक कवर करने की कोशिश की है कि जब भी हमें इंजरी क्यों होती है, हमें यहाँ पेन क्यों आता है, ये हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। हमारी बॉडी इस ब्यूटीफुली तरह से डिजाइंड है कि कहीं भी अगर वो उसकी स्ट्रेंथ कम है, अगर वो लोड नहीं ले पा रही है ट्रेनिंग का या कंपटीशन का, तो वो पेन करके एक इंडिकेट करती है कि भाई हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है, आपको इसको आप ठीक कीजिए, इसका रिहैब कीजिए, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाइए। और अगर हम बात करते हैं तभी के स्पोर्ट्स मेडिकल स्टाफ की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर की, स्पोर्ट्स फिजियोस की, क्योंकि हम लोग जो ऑपरेशन है वो एक लेटर स्टेज का है, ऑपरेशन एक लास्ट ऑप्शन है। अगर हम इंजरी रिहैब से, प्रॉपर कंडीशनिंग से इंजरी ठीक कर सकते हैं, बैकमेन ठीक कर सकते हैं, तो हमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन तो हम बाद में भी करा सकते हैं। तो मेरी राय में यह है कि अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, बैक इंजरी के ऊपर फोकस करेंगे, रिहैब करेंगे, आपके प्लेयर्स और आप लोग, तो आपको डेफिनेटली इससे आराम मिलेगा और आप अच्छा कर पाएंगे, बेटर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। थैंक यू भाई। वेलकम। हेलो। हेलो जी हर्षद। जय सर, हर्षद। हाँ जी सर मैंने ना मतलब सर्जरी करवाई है नी की, हाँ जी। एसीएल लिगामेंट टियर हो गया था। ओके। तो सर मतलब 3 मंथ्स हो गए, अब बाहर तो जा नहीं सकते, क्या मैं मतलब जंप्स वगैरह स्टार्ट कर सकता हूँ अब? हाँ, आप मेरा नंबर लेके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको एक बार वीडियो कॉल पे असेस कर लूंगा। उसके बाद मैं डिसाइड करके बता पाऊंगा कि क्या करना है, घर पे बैठे हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। डेफिनेट ओके सर, क्योंकि स्ट्रेंथनिंग है तो मैं कर रहा हूँ इसके लिए। ओके। स्क्वाट्स वगैरह हो गए, थेराबैंड के साथ हो गया। वेरी गुड। और मतलब अब मैं मतलब जंप करने की सोच रहा था, मैंने सोचा कि अब मतलब जा तो सकते नहीं ट्रीटमेंट के लिए बाहर, तो बहुत अच्छा टॉपिक था, तो आज मैंने सोचा कि पूछ लूंगा सर से मैं। नहीं हर्षद, बहुत मुझे अच्छा लगा कि आपने क्वेश्चन पूछा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
जंप के लिए आपको पहली बात तो है कि आपके किसी के सुपरविजन में आपको जंपिंग करनी है, बट उससे पहले आप एक बार स्पोर्ट्स फिजियो से या स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे। वो आपकी करंट सिचुएशन क्या है वो आपको एक बार असेस कर लेंगे। उसके बाद जैसा वो लोग गाइड करेंगे, हम लोग गाइड करेंगे, आप उसके बाद वैसा कर सकते हैं। जी सर, अपना नंबर बोल दीजिए सर, मैं नोट कर लेता हूँ। हाँ जी, 99151 99151 39 39 828। 828। ओके, थैंक यू।